हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद ज़ियाउल्लाह कमर। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस। और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के 11th की किताब रेनबो पार्ट 1 के पोइट्री सेक्शन के चैप्टर नंबर 2 द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड बाय विलियम शेक्सपियर। तो सबसे पहले इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे विलियम शेक्सपियर की जीवनी के बारे में। सबसे पहले विलियम शेक्सपियर के ऑटोबायोग्राफी को हम लोग डिस्कस करेंगे और फिर बाद में जो है द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड जो पोयम है जिसे आपको पढ़ना है उसका लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे और जो है आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड बाय विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर 1564 टू 1616, मतलब कि विलियम शेक्सपियर इनका जो जन्म हुआ वो 1564 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु जो थी इनकी वो 1616 ईस्वी में हुई थी। द ग्रेटेस्ट पोएट एंड प्ले रिथ इन इंग्लिश, अंग्रेजी के सबसे बड़े कवि और नाटककार थे। was the third of 8 children born to gloves maker in स्टैंडफोर्टन एवन in England। इंग्लैंड के स्टैंडफोर्टन एवन जो जगह है उसमें एक दस्ताना बनाने वाले व्यक्ति थे। उनके यहाँ इनकी जो है पैदाइश हुई और उनके जो है 8 बच्चे थे। मतलब वो जो दस्ताना इनके जो पिता थे विलियम शेक्सपियर के, वो दस्ताना बनाने वाले, जो ठंडी में हम लोग जो पहनते हैं हाथ में तो उसी को कहते हैं दस्ताना। तो दस्ताना बनाने वाले थे और उनके पास जो था कितना बच्चा था, 8 बच्चा था, जिनमें से विलियम शेक्सपियर जो थे वो कितने नंबर पे थे, तीसरे नंबर पे थे। समझ में आ गया। ही रिसीव लिटिल फॉर्मल एजुकेशन। विलियम शेक्सपियर ने क्या किया कि बहुत ही कम शिक्षा पाई थी। फॉर्मल एजुकेशन का मतलब जैसे कि नर्सरी LKG होती है ना, जो प्राइमरी सेक्शन की जो एजुकेशन होती है उसको हम लोग कहते हैं फॉर्मल एजुकेशन। तो इन्होंने जो है वो प्राइमरी सेक्शन का जो है 5वीं 4थी या तीसरी जो है एजुकेशन इन्होंने पाई थी। एट 18 वर्ष की उम्र में ही मैरिड एनी हैथवे। उन्होंने एनी हैथवे नाम की एक लेडीज थी, उनसे इनकी शादी हुई। कब हुई शादी? 18 वर्ष की आयु में। किसकी शादी हुई? विलियम शेक्सपियर की। किन से हुई? एनी हैथवे से। 8 ईयर्स ही सीनियर। और वो जो थी एनी हैथवे, वो जो थी 8 साल सीनियर थी। किससे? जो आपके विलियम शेक्सपियर हैं उनसे जो है वो 8 साल सीनियर थी। यानी कि जो विलियम शेक्सपियर थे उनकी उम्र 18 साल थी जब उनकी शादी हुई और उनकी पत्नी की जो उम्र थी वो 26-27 ईयर्स की थी। समझ में आ गया। एंड सून मूव टू लंदन। और जल्द ही, मतलब शादी जब किया इन्होंने तो जल्द ही दोनों जो है लंदन जो मेन शहर था उसमें आकर जो है बस गए। विद इन फ्यू ईयर्स, कुछ वर्षों के भीतर ही वॉज वेल नोन एज अ लीडिंग एक्टर एंड प्लेरिथ। और कुछ ही वर्षों का समय हुआ था कि वो जो है एक जो है प्रमुख अभिनेता और नाटककार के रूप में जाने लगे। यानी कि उनका नाम जो है क्रिएट हो, जब लंदन में वो आके रहने लगे तो फिर उसके बाद कुछ ही समय के बाद ये जो बहुत बड़े एक्टर और जो है प्लेरिथ हो गए। हिज ग्रेट ट्रेजिडीज इंक्लूड, उनकी जो महान शोकांत नाटक है, यानी कि वो नाटक जिसके अंदर ट्रेजिडी। देखिए फिल्म भी 2-3 तरह का होता है। एक होता है एक्शन वाली फिल्म होती है, एक कॉमेडी वाली फिल्म होती है, एक होती है जिसके अंदर जिंदगी की जो तल्ख हकीकत, दुख या तकलीफ है उसको दिखाई जाती है। तो उस जो तल्ख हकीकत मतलब वो फिल्म या नाटक जिसके अंदर जो है दुख तकलीफ को दिखाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? शोक से बना है शोकांत नाटक। मतलब जिसके अंदर ट्रेजिडी का मतलब होता है वो नाटक जिसके अंदर दुख या तकलीफ जो रियल लाइफ है उसको दिखाया जाता है, उसको कहते हैं। तो उनकी जो रियल लाइफ की जो नाटक है, मतलब शोकांत नाटक है, उसमें कौन कौन है? हैमलेट 1602 ईस्वी में हुआ, इन्होंने लिखा था। उसके बाद जो है ओथेलो 1604 ईस्वी में, और किंग लेयर जो है वो 1605 ईस्वी में इन्होंने लिखा था। उसके बाद जो है मैकबेथ 1606 ईस्वी में इन्होंने लिखा था। ये सारी नाटक जो है किसके द्वारा लिखी गई है? विलियम शेक्सपियर के। ही रोट 154 सोनेट। उन्होंने 154 सोनेट लिखा। सोनेट क्या होता है? सोनेट असल में 14 लाइन की कविता होती है। मतलब कि एक कविता जिसका 14 लाइन हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? सोनेट कहते हैं। जब आप 12th क्लास में जाइएगा तो द सोल्जर जो है बाय रूपर्ट ब्रूक, उसको जो पढ़िएगा वो सोनेट है। समझ में आ गया। आगे चलते हैं। सम ऑफ देम आर एड्रेस टू एन अट्रैक्टिव यंग मैन। ये जो 154 सोनेट इन्होंने लिखा उसमें से कुछ जो है वो एड्रेस किया गया था। एड्रेस का करना मतलब कि मुखातिब करना। मुखातिब करने का मतलब कि किसी को संबोधित करना। तो ये जो 154 सोनेट है उसमें से कुछ ऐसे सोनेट है, ऐसी कविता है
जो एड्रेस की गई थी किसको, टू एन अट्रैक्टिव यंग मैन। एक अट्रैक्टिव का मतलब क्या होता है, खूबसूरत, बहुत ही मतलब जिसका चेहरा, जिसकी बात, जिसका हाव भाव हर तरह से जो लोगों को आकर्षित करने वाला हो, तो उस तरह का एक यंग मैन था। मतलब कहने का मतलब ये था कि विलियम शेक्सपियर जो थे एक अट्रैक्टिव मतलब कि जो आकर्षित करने वाला एक युवा था, उससे उसके प्यार में वो पड़ गए थे। उसका नाम क्या था, द अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन हुम द पोएट अर्ग टू मैरी। उनमें से जो है कुछ एक जो आकर्षक युवाओं को संबोधित करते हुए सोनेट लिखा गया 154 में से, उसके में से साउथ एम्पटन का जो अर्ल है जिसे कवि शादी करने का आग्रह करता है। ठीक है, मतलब कि वो लड़का असल में रियल नहीं है, मतलब वो रियल नहीं है, एक ख्याल में एक बनाया गया है कि एक लड़का है जो कि साउथहैम्पटन का रहने वाला है और उसका नाम अर्ल है, और उससे जो है कवि क्या करते हैं, उससे शादी करने के लिए कोशिश करते हैं। मतलब कवि अपने आप को जो है फीमेल बनाते हैं। देखिए, आपको कविता हो या नाटक हो या कोई भी चीज़ हो, तो इसमें जो कहानी कविता इसके अंदर जो है कल्पना की जाती है, फिक्शन, मतलब कि झूठ होता है इस सारी चीज़। तो कवि जो है अपने आप को एक जो है प्रेमिका बने और एक अर्ल नाम का जो सैम्पटन का रहने वाला लड़का है उससे जो है मतलब शादी करने की दिल में तमन्ना रखती है, और उसके बाद जो है ये पूरी जो कविता उसको ध्यान में रखकर जो है बनाई गई है। समझ में आ गया। अदर टू मिस्टीरियस डार्क लेडी, और फिर उसके बाद दूसरा जो है इसके अंदर पात्र गढ़ते हैं विलियम शेक्सपियर की। विलियम शेक्सपियर एक डार्क लेडी, मतलब जो काली लेडीज़ है, उस लेडीज से वो प्यार करते हैं। मतलब कि जो विलियम शेक्सपियर है वो काली एक लेडीज़ है जिससे वो प्यार करते हैं, तो फिर उसको ध्यान में रखकर जो है कुछ सोनेट को लिखा गया है। ठीक है, अ लव ट्राइंगल, टू मैन एंड टू वुमेन, और फिर जो बाकी का जो सोनेट है उसमें जो है लव ट्राइंगल दिखेगा। लव ट्राइंगल का मतलब क्या हुआ कि दो मर्द और एक औरत, मतलब एक लेडीज होती है और उसको चाहने वाला दो होता है। तो इस तरह का जो भी सोनेट जो है उन्होंने लिखा, किसने, विलियम शेक्सपियर ने। समझ में आ गया। इज सजेस्ट अ नंबर ऑफ सोनेट, कई सोनेट में जो है इसको परिभाषित किया गया। मतलब लव ट्राइंगल जो होता है, दो आदमी, दो मर्द और एक औरत, दो मर्द एक औरत से प्यार करता है, तो इस तरह का जो है बहुत सारी सोनेट में ये भी लिखा गया। तो तीन तरह का जो है इनकी सोनेट है। एक सोनेट है जिसके अंदर कवि खुद जो है एक लेडीज़ का रोल निभा रही है, और एक लड़का है अर्ल नाम का जो कि सैम्पटन में रहने वाला है और उससे वो प्यार करती है, तो उसके हिसाब से जो कविता लिखा गया। दूसरा जो एक डार्क लेडी से विलियम शेक्सपियर ये गुमान करते हैं कि उससे वो जो है सो प्यार हो जाता है उसको, तो उस पर भी जो कविता लिखा गया। और तीसरा जो है लव ट्रायंगल, मतलब कि उनकी कविता जब पढ़िएगा तो उसके अंदर ये पता चलेगा कि दो मर्द है और एक औरत है, और उसके हिसाब से जो है वो उन्होंने सोनेट को लिखा है। समझ में आ गया। आगे चलते हैं। द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड इज 116th सोनेट विच डिफाइन द नेचर ऑफ ट्रू लव। जो मैरिज प्रपोजल है, मैरिज ऑफ ट्रू माइंड है, वो कितना नंबर का यह सोनेट है, 116वां नंबर सोनेट है। ठीक है, विच डिफाइन द नेचर ऑफ लव, जो कि प्यार की प्राकृतिक, प्यार की जो खूबी है उसको दर्शाता है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अगर आप बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के स्टूडेंट हैं या टीचर हैं तो आपके लिए ये किताब बहुत ही बेहतरीन किताब है। रेनबो स्नैपशॉट नाम है, 11th के लिए पार्ट 1 और रेनबो स्नैपशॉट पार्ट 2। ये किताब ऐसी किताब है जिसके अंदर आपको पूरी की पूरी चैप्टर का ट्रांसलेशन मिल जाता है, साथ में क्वेश्चन आंसर भी इस किताब में रहेगा, समरी भी इस किताब में रहती है और ऑब्जेक्टिव भी इस किताब के अंदर रहती है। तो अगर आप टीचर हैं या स्टूडेंट हैं तो अगर आप पढ़ाना चाहते हैं इस तरह से लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करके बच्चे को, तो ये किताब आपके लिए बहुत बेहतरीन है। इसका जो कॉस्ट है वो है 400 रुपीज़, मतलब कि 400 रुपया है, जिसके अंदर ये किताब 368 पेज की किताब रहेगी, प्लस जो पोस्टेज चार्ज है यहाँ से भेजने का वो भी इसके अंदर इंक्लूड है, और साथ में आपको जो वीडियो वगैरह भी सारी चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो ज़रूर इसको परचेज कीजिए। अगर परचेज करना चाहते हैं तो इस नंबर पे 9065829862 पे कॉल कर सकते हैं और अधिक जानकारी ले सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड। ठीक है, चलिए। लेट नॉट टू मैरिज ऑफ ट्रू माइंड, मुझे सच्चे मन से बंधने न दें। एडमिट इम्पेडिमेंट्स, लव इज़ नॉट लव, मतलब कि जो प्रेम में अड़चने डाले वो प्यार नहीं है। अब तो कुछ समझ में नहीं आया आपको, यहाँ पे समझ में ही नहीं आएगा। लेट मी नॉट टू मैरिज द ट्रू माइंड, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब अगर लिटरली मीनिंग निकालिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। क्यों नहीं समझ में आएगा? क्योंकि देखिए, कविता को जब पढ़ा जाता है
तो आप ऐसे नहीं उसका सिर्फ ट्रांसलेशन कर देते हैं, साथ में आपको सोचना भी पड़ता है कि ये जो कविता जो लिखी गई है, ये जो लाइन लिखा गया है, इसका असल माने क्या है। इसका मतलब होता है, देखिए यहाँ पे मैरिज का मतलब शादी करना होता है, लेकिन मैरिज का दूसरा मतलब भी होता है। दूसरा मतलब क्या होता है? मैरिज का दूसरा मतलब होता है किसी से जुड़ जाना। शादी करते हैं मतलब क्या? शादी करना मतलब जुड़ जाना। दो व्यक्ति है, दो घर है, दो परिवार है, उसका जुड़ना क्या कहलाता है? शादी करना कहलाता है। तो शादी करने का मतलब शादी करना भी होता है, और शादी करने का मतलब क्या होता है? जुड़ जाना। तो लेखक कहते हैं लेट मी नॉट टू मैरिज द ट्रू माइंड। माइंड, देखिए इंसान के अंदर दो चीज़ होती है, जो सोचता है या जो इंसान काम करता है, वो दो तरह का इंसान होता है। एक इंसान होता है दिल से काम करने वाला, दिल में कुछ भी आ जाए, भले एक लड़की है, भले ही काली है, एकदम कुछ भी उसको नहीं है, गरीब है, सारी चीज़ें, फिर भी उससे मोहब्बत हो जाती है। तो दिल से सोचने वाला इंसान कर लेगा। एक इंसान होता है दिमाग से सोचने वाला। दो तरह का इंसान होता है, एक दिल से सोचने वाला, एक दिमाग से सोचने वाला। तो जो सच्ची मोहब्बत जिसको होती है वो दिल से सोचने वाला होता है, क्योंकि अगर आप दिमाग से सोचिएगा तो हर इंसान में खामी निकालिएगा। मतलब कि आप मान लीजिए किसी से मोहब्बत हो गया आपको, तो उसमें खामी निकालिएगा, इसके पास पैसा नहीं है, इसके पास जो है सो अच्छा घर नहीं है, हम अगर शादी करके जाएंगे तो हमारी मेहमानी नहीं हो पाएगी। तो इस तरह से मतलब कि दिमाग जो बहुत सारा जो है क्वेश्चन करेगा, रेज करेगा। तो लेखक ये कहते हैं लेट मी नॉट टू मैरिज द ट्रू माइंड, क्योंकि अगर हम दिमाग से सोचेंगे तो हम प्यार कर ही नहीं पाएंगे। क्योंकि अगर दिमाग से सोचिएगा तो हर इंसान में कुछ ना कुछ खामी, कुछ ना कुछ कमी है ना। एडमिट इम्पीडिमेंट, लव इज़ नॉट लव, मतलब कि जो प्रेम में अड़चन डाले वो प्यार नहीं है। मतलब लेखक ये कहते हैं कि दिमाग से मैं इसलिए नहीं सोचना चाहता हूँ क्योंकि दिमाग से अगर हम सोचेंगे तो वो प्रेम जो होता है, जो प्यार होता है, वो दिल से होता है, दिमाग से नहीं होता। दिल जो होता है वो प्यार की ओर उस्काता है और दिमाग भगाता है, दूर हटाता है। क्योंकि दिमाग से जब सोचने लगेगा तो आप उसके अंदर खामी नज़र आने लगेगी, तो फिर आप दूर हो जाइएगा। अगर दिल से सोचिएगा तो क्या होगा? आप उससे जो है करीब होते जाइएगा। दिल जो है सिर्फ एक अदा, खूबसूरती, कोई भी चीज़ हो, एक अदा, चाहे खूबसूरती हो या चलने का स्टाइल हो या कुछ भी हो, आप उसे देख लीजिएगा, मोहब्बत हो जाती है। तो दिल जो होता है, प्यार करने वाला हमेशा दिल से सोचता है, और जो प्यार को दूर हटाने वाला, प्यार से नफरत करने वाला जो होता है वो दिमाग से सोचता है। इसीलिए लेखक यहाँ पर कहते हैं कि लेट मी नॉट टू मैरिज द ट्रू माइंड, मतलब कि बंधना, यहाँ मैरिज का मतलब बंधना। तो हमारा जो दिल है हमें जो है अपने दिमाग से नहीं बंधने दे, क्योंकि दिमाग जो है वो क्या करता है? इम्पेडिमेंट करता है। इम्पेडिमेंट का मतलब अड़चन पैदा करता है, प्यार में रुकावट पैदा करता है। ठीक है, समझ में आ गया? आगे चलते हैं। अब देखिए, लव इज नॉट लव विच अल्टर व्हेन अल्ट्रेशन फाइंड। लव इज नॉट लव, प्यार तो वो प्यार हो ही नहीं सकता है। लव इज नॉट लव का मतलब क्या हुआ? प्यार वो प्यार हो ही नहीं सकता है। विच अल्टर, अल्टर का मतलब क्या होता है? चेंज हो जाना। तो जो अल्टर हो जाए, जो चेंज हो जाए, व्हेन इट अल्ट्रेशन फाइंड, अल्टर से बना अल्ट्रेशन। अल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? अल्ट्रेशन का मतलब चेंजेस, कोई भी चेंज होना, कोई भी जो है सो अल्ट्रेशन मतलब चेंजेस होना। तो थोड़ी सी चेंजेस में अगर प्यार अल्टर हो जाए, मतलब चेंज हो जाए, तो वो प्यार हो ही नहीं सकता। अब यहाँ पे देखिए, इसका मतलब ये होगा कि प्यार जो देखिए एक आदमी होता है, आदमी प्यार तो कर लिया, लेकिन थोड़ा सा दबाव आया घर वालों की, अपने घर वालों की तरफ से या विपक्षी पार्टी की तरफ से, या फिर जो है कुछ और भी कहीं से थोड़ा सा दबाव आया, तो क्या करते हैं? वो अल्टर हो जाते हैं, वो चेंज हो जाते हैं। मतलब पहले जब दबाव नहीं था तो वो प्यार कर रहा था, जैसे दबाव आया बस छोड़ के भाग जाता है। तो वही कहते हैं लेखक यहाँ पे कि लव इज़ नॉट लव, अगर प्यार वो प्यार हो ही नहीं सकता, सच्ची प्यार हो ही नहीं सकती है। विच अल्टर, जो चेंज हो जाए, व्हेन इट अल्ट्रेशन फाइंड, जैसे ही थोड़ी सी चेंजेस आए, थोड़ी सी जो चेंजेस आए तो वो जो है भाग जाए, तो ऐसा प्यार नहीं हो सकता है। और बेंड का मतलब क्या होता है? बेंड का मतलब होता है टेढ़ा करना, बेंड का मतलब टेढ़ा करना। ठीक है, और बेंड, जैसे आप किसी को नमस्कार करते हैं या किसी का पाँव छूते हैं तो आप क्या करते हैं? टेढ़े हो जाते हैं। तो और बेंड विद द रिमूवर टू रिमूव, या फिर रिमूवर का मतलब जो प्यार को अलग करने वाला है, अगर रिमूव करना चाहे, मतलब रिमूवर अलग, रिमूव से बना रिमूवर, तो रिमूवर जो है मतलब प्यार को अलग करने वाला, अगर रिमूव करना चाहे, अलग करना चाहे दो प्यार करने वाले को, तो वो बेंड हो जाता है, यानी झुक जाता है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि प्यार कभी भी जो है वो प्यार नहीं हो सकता है जो कि थोड़ी सी दबाव में जो है सो बदल जाए, या फिर जो प्यार करने वालों के सामने नतमस्तक हो जाए, मतलब उसके सामने जो झुक जाए, तो वो प्यार नहीं हो सकता है। इसका हिंदी ट्रांसलेशन देख लीजिए। मुझे सच्चे मन में न बंधने दें,
जो प्रेम अड़चन डाले, मतलब सच्चा मन जो होता है, जो दिमाग होता है, माइंड जो होता है, वो क्या होता है, अड़चन पैदा करने वाला होता है। वो प्यार प्यार नहीं जो थोड़ी सी कर्मांतरण, कर्मांतरण का मतलब होता है जिंदगी के उतार चढ़ाव में बदल जाए या जुदा करने वालों के सामने टेढ़ा हो जाए, मतलब झुक जाए, नतमस्तक हो जाए, तो ऐसा प्यार प्यार नहीं हो सकता है। ये लाइन समझ में आ गई आपको? आगे चलते हैं। ओह नो इट इज एन एवर फिक्स्ड मार्क। अरे नहीं, ओ नो का मतलब क्या होता है? अरे नहीं। इट इज एन एवर फिक्स्ड मार्क। ये जो प्यार, एवर फिक्स्ड मार्क्स का मतलब हुआ कि वो मार्क्स जो हमेशा, मतलब कि छूटने वाला जो नहीं होता है। जैसे परमानेंट मार्कर होता है, जैसे आपके बदन पे कोई काला दाग हो जाए, मतलब आपके बदन पे कहीं पे जो है काला दाग हो जाता है, जिसे मासा कहते हैं। अगर वो मासा जो अगर हो जाता है तो वो जिंदगी भर, जब तक आप मरते नहीं तब तक वो ख़त्म नहीं होता, वो वहाँ पे दाग रहता ही है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? एवर फिक्स्ड मार्क्स कहते हैं। ठीक है, कि वो मार्क्स जो कि हमेशा, एवर मतलब हमेशा के लिए रहता हो, उसे एवर फिक्स मार्क्स कहते हैं। ठीक है। नो वन नो, ओ नो, अरे नहीं, इट इज एन एवर फिक्स मार्क। ये जो प्यार है तो सदा का सदा से एक पुख्ता यानी कि निश्चित अस्थाई संकेत है। मतलब ये जो प्यार है ये सदा से होता हुआ आ रहा है और होता हुआ रहेगा। दुनिया चेंज हो रही है, हालात चेंज हो रही है, परिवेश चेंज हो रहा है, समाज चेंज हो रहा है, लेकिन प्यार तो हर समाज के अंदर, भले ही थोड़ा कम हो या थोड़ा ज़्यादा हो, लेकिन प्यार हमेशा से है। मतलब इस दुनिया के अंदर एक फिक्स मार्क्स है, मतलब कि प्यार जो है एक फिक्स है। दैट्स लुक ऑन टेम्पेस्ट एंड इज नेवर शेकन। जो तूफान में, टेम्पेस्ट का मतलब क्या होता है? जो कि तूफान में कभी नहीं डगमगाता। शेक करना, शेक मतलब माई बॉडी इज शेकनिंग, मतलब मेरा जो बदन है वो थरथरा रहा है, डगमगा रहा है। तो वो जो है, मतलब जो प्यार है वो तूफान में भी कभी नहीं डगमगाता है। तो शेक का मतलब क्या होता है? शेक मतलब थरथराना या डगमगाना, और टेम्पेस्ट का मतलब होता है तूफान। तो दैट लुक्स ऑन टेम्पेस्ट इज नेवर सेकेंड। जो तूफान में भी नहीं मतलब कि आंधी हो, तूफान हो, यानी बड़ी से बड़ी मुसीबत हो, उसमें भी ये जो प्यार है वो डगमगाता नहीं है। इट इज़ द स्टार टू एवरी वॉन्डरिंग बार्क। बार्क का मतलब क्या होता है? बार्क का मतलब जो होता है, पानी में जो नाव होता है उसको कहते हैं, बड़ी सी जो शिप होती है उसको बार्क कहते हैं। तो इट इज़ द स्टार टू एवरी वॉन्डरिंग बार्क। अब वॉन्डरिंग का मतलब क्या हुआ? भटक जाने वाला। पहले ज़माने में जिस तरह से अभी सोनार सिस्टम होता है या फिर वायरलेस कम्युनिकेशन होती है, तो अभी का जो जहाज़ है वो भटकता नहीं है। लेकिन पहले के ज़माने में कोई भी इस तरह का साधन नहीं था, और जो जहाज़ क्या होता था, भटक जाता था। तो लोग जो भटके हुए जहाज़ को सही रास्ते पे, किनारे पे कैसे लाते थे? वो जो है ध्रुव तारा होता है, जो कि आप देखिएगा 3 या 4 बजे सुबह में, कि एक बहुत ही उजाला वाला जो तारा होता है, जो कि हमेशा ध्रुव पे होता है, मतलब कि जो एक्सिस है अर्थ का वहाँ पे रहता है। तो लोग उसको देखकर अपनी रास्ता का पता करते थे। तो यहाँ पे लेखक कहते हैं इट इज़ अ स्टार, यानी कि ये जो प्यार है वो एक स्टार है। टू एवरी वॉन्डरिंग बार्क, यानी सारे भटके हुए जो नाव है उसका ये क्या चीज़ है? एक मतलब ये एक जो भटका हुआ जो इंसान है, जो दुनिया से भटक चुका है, वो प्यार जो है उसका एक सहारा है। स्टार का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? सहारा। यहाँ पे स्टार मतलब कि जैसे कोई नाव है जो कि भटक गई है, तो उसका जो सहारा, मतलब कि उसको जो रास्ता दिखलाने वाला कौन है? स्टार है। तो स्टार का मतलब यहाँ पर सितारा नहीं हुआ, यहाँ पर मतलब क्या हो गया? सहारा। ये एक तारा है जो राह से भटकी हुई हर एक नाव का, हुज वर्थ अननोन। और ये जो प्यार है जिसका वर्थ मतलब उसकी जो कीमत है वो अननोन है, उसकी कीमत का पता नहीं लगाया जा सकता। ऑल दो हिज हाइट बी टेकन, लेकिन इसकी गहराई को नापा जा सकता है। मतलब प्यार की गहराई, आपको कितना प्यार है वो नाप सकते हैं, लेकिन इसकी जो कीमत है उसकी मोल नहीं है। थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। इस पंक्ति में जो आपको पढ़ाया गया है उसमें लेखक कहते हैं कि प्यार एक अस्थाई संकेत या चिन्ह है, जैसे एक ध्रुव जो तारा होता है जो बड़ी से बड़ी कठिनाइयों में भी अपने स्थान पे स्थिर रहता है। वो तारा कभी चेंज नहीं होता है, वो हमेशा जो है अर्थ के एक्सिस पे यानी कि ध्रुव पे जो है रहता है। और ये हर भटकी हुई नाव, यानी कि जो गुमराह लोग हैं, जो रास्ते से गुम हो चुके हैं, रास्ता भटक चुके हैं, भटके हुए जो लोग हैं, उसको रास्ता बतलाती है। यानी कि प्यार की कीमत किसी को मालूम भी नहीं है, और इसकी यानी कि जो प्यार की गहराई है उसको मापा नहीं जा सकता है। समझ में आ गया? अगला लाइन देखते हैं। लव इज नॉट टाइम फूल दाउ रोजी लिप्स एंड चिक्स।
आप देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे लेखक। लेखक कह रहा है लव इज़ नॉट टाइम फुल, यानी कि जो प्यार होता है वो समय की जो फुल का फुलिश का मतलब क्या होता है, FOOLISH, फुलिश का मतलब क्या होता है, बेवकूफ़। तो जो लव है, प्यार है, वो समय के धोखे में नहीं पड़ता है, फूल नहीं होता है। समय का जो जिंदगी की जो समय है, समय जो आपको जो धोखा में धोखा देती है, उस धोखे में प्यार जो है कभी भी नहीं पड़ता है। मतलब कि जो प्यार है समय के जाल में नहीं फंसता है। समझ में आ गया। दाव रोजी लिप्स एंड चीक्स, भले ही जो देखिए आज आपके होंठ गुलाबी हैं, आपकी जो चीक गाल वो जो है उस पर जो है मतलब कि लाल है, आपका रोजी लिप्स यानी होंठ और आपका जो चिक्स है वो लाल है गुलाब की तरह। लेकिन क्या ये सोच सकते हैं आप कि जब बुढ़ापा आएगा आपको, तो क्या बुढ़ापे में भी इस तरह से आपकी रहेगी लाल होंठ या गाल? नहीं, तब झुर्रियाँ पड़ जाएगी, आपकी जो गाल या होंठ है उस पर जो है सो सिकुड़न आ जाएगा। तो वही लेखक कहते हैं कि एक प्यार ही है जो समय की जो जाल है उसमें नहीं फंसता है। दाव रोजी लिप्स एंड चिक्स, लेकिन जो गुलाबी गुलाबी होंठ आप देख रहे हो या गुलाबी गुलाबी गाल देख रहे हो, ये सारे का सारा एक समय आएगा जो समय के जाल में फंस के तबाह बर्बाद हो जाएगा। मतलब समय की जो इस पर इतनी असर पड़ेगी कि वो जो है मतलब कि उसमें सिकुड़न आ जाएगा, या फिर जो है वो सिकुड़न आ जाएगा, या फिर उसमें झुर्री पड़ जाएगी। समझ में आ गया। गोकी का मतलब होता है हालांकि लाल होंठ और गाल इसके हंसुआ में फंस जाते हैं। विद इन द अच्छे यहाँ पे देखिए, विद इन हिज बेंडिंग सिकल कंपास कम, और ये जो लाल होंठ और जो गाल है वो जो क्या होता है, ये इसको सिकल कहते हैं। ये जो हंसुआ होता है, जैसे आप जाते होंगे धान काटने के लिए, तो बड़ा बड़ा जो दांत वाला जो होता है उसे जो है सिकल्स कहते हैं। वो हंसुआ जिससे धान काटा जाता है उसको सिकल्स कहते हैं। तो लेखक कहते हैं कि सिर्फ प्यार है जो कि समय के जाल में नहीं फंसता। हालांकि जो लाल लाल होंठ है और लाल लाल गाल है, ये जो है समय के जो हंसुआ है, जो समय का जो बेंडिंग जो टेढ़ा हंसुआ है उस हंसुआ में फंस जाता है। मतलब कहने का यही हुआ कि समय के जाल में सिर्फ प्यार है जो नहीं फंसता। ये जो लाल होंठ या लाल गाल है वो एक समय के साथ साथ वो जो ढलता हुआ चला जाएगा, इसमें सिकुड़न आ जाएगी। लव अल्टर नॉट विथ हिज ब्रीफ आवर्स एंड वीक, लव अल्टर नॉट विथ हिज ब्रीफ आवर्स एंड वीक, यानी प्यार नहीं बदलता घंटे और हफ्तों के बदलने से। जैसे समय बदलता है तो प्यार भी बदलता है, नहीं ऐसा नहीं होता। प्यार अगर आपको सच्ची है तो आप बुढ़ापे में भी है, आप मतलब कि एक किसी व्यक्ति से प्यार करते हैं तो उतना ही मोहब्बत उतना ही प्यार होता है जितना जवानी में आपको होता है। तो सच्चा जो प्यार होता है वो आवर्स मतलब घंटा या वीक मतलब कि हफ्ता के बदलने से नहीं बदलता है। बट बेयर इट आउट इवन टू द एज ऑफ डूम, बल्कि ये टिका रहता है। बेयर आउट का मतलब टिकना, किसी चीज़ को जद्दोजहद करना, स्ट्रगल करना, उसको कहते हैं। बट बेयर इट आउट, लेकिन ये जो प्यार है वो टिका हुआ रहता है। इवन द एज ऑफ डोम, एज का मतलब होता है समय, तो एज ऑफ डोम, डोम का मतलब क्या होता है, डोम का मतलब होता है कयामत। तो कयामत की सुबह तक ये जगह रहता है। मतलब कि इंसान अगर आज प्यार हो जाए आपको किसी से सच्ची प्यार, तो ये प्यार ऐसी लॉन्ग लास्टिंग होती है कि कयामत तक रहता है। समझ में आ गया। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। इस पंक्ति में लेखक कहते हैं कि प्यार पर समय का बस नहीं चलता है। ऐसा देखा जाता है कि लाल होंठ और गुलाबी गाल समय के साथ साथ झुर्रियों में बदल जाता है, लेकिन सच्चे प्रेमी किसी प्रेमिका के लाल होंठ और गुलाबी गाल से नहीं बल्कि इंसान से प्यार करता है। और सच्चा प्रेम प्रलय मतलब कि जो क़यामत होता है उसको कहते हैं, तो प्रलय के दिन तक जो है टिका हुआ होता है। समझ में आ गया। इफ़ दिस बी एरर एंड अपॉन मी प्रूव, और अगर ये जो बात मैंने ऊपर कहा है, लेखक कहते हैं कि अगर ये जो बात मैंने ऊपर कहा है, इफ़ दिस बी एरर, अगर ये गलत है, एरर का मतलब गलत, तो अगर ये गलत है एंड अपॉन मी प्रूव, और मुझ पे अगर प्रूव हो जाता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ, आपने इसको गलत साबित कर दिया, नेवर प्रूव आई नेवर राइट नॉर मैन एवर लव, तो इतना समझ लेना कि मैंने कभी इसे लिखा ही नहीं था। मतलब कि मुझे भूल जाना, छोड़ देना। नॉर नो मैन एवर लव, और ये भी समझ लेना कि कोई जो आदमी है उसने कभी सच्चा प्यार किया ही नहीं था। लेखक ये कहते हैं कि प्यार अगर तुम प्रूफ कर देते हो कि ये गलत चीज़ है जो ऊपर मैंने बोला है, तो ये समझ लेना कि मैंने कभी ऐसा नहीं लिखा है और ना ही कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने जो सच्चा प्यार किया है। समझ में आ गया। इस पंक्ति में लेखक कहते हैं कि जो कुछ ऊपर की पंक्ति में मैंने बयान किया है, मैंने कहा है, अगर वो गलत साबित हुआ तो ये समझ लेना कि मैंने कभी भी कुछ लिखा ना था, ना ही कोई आदमी किसी से सच्चा प्यार किया होगा।
समझ में आ गया? तो इस तरह से आपका जो है अ मैरिज ऑफ ट्रू माइंड ये आपको मैंने पढ़ाया। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर इस किताब को खरीदिए, इसके अंदर बहुत मज़ा आता है। और इस साथ में इस तरह से एक एक करके पढ़िएगा, आपकी प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव होगी। साथ में जो है आपका जो है सो इंग्लिश बेहतरीन हो जाएगा। अगर 11th और 12th की ये जो किताब है ट्रांसलेट की हुई, उसको अगर आप पढ़ लेते हैं तो गारंटी के साथ कहते हैं आपको कि इंग्लिश में कहीं पे आपको परेशानी नहीं होगी। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस।